बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पाठ 5 अक्षरों का महत्व की पुनरावृत्ति करा रही हूँ, जिसमें मैंने अक्षरों की कहानी समझाते हुए आपको उसके महत्व को बताया कि इसे लोग ईश्वर की देन मानते थे। अगर अक्षर ज्ञान नहीं रहता तो संभवतः आज ये पुस्तकें जो हमारे हाथ में हैं वो न होती। तो ये किसी ईश्वर की नहीं बल्कि स्वयं मनुष्य की ही दी हुई देन है कि किन अक्षरों की खोज किस देश में हुई। ये सब चीज़ें पाठ में मैंने कल के वीडियो में बताई थी, और साथ ही ये भी बताया था कि हमारी ये जो धरती है वो लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी भी प्रकार के जीव जंतु थे ही नहीं। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का राज रहा इस धरती पर। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। फिर मैंने आपको वो आदिम अवस्था की पूरी कहानी सुनाई कि कैसे बंदर से बन मानुष और मानुष होते होते कैसे जंगलों में भटकते भटकते आदि अवस्था थी। हमें हमारी आवश्यकताओं ने हमें एक एक चीज़ सिखाई। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और धीरे धीरे हम विनिमय करना सीखे। शीत और ग्रीष्म से बचने के लिए पत्ते और पेड़ों की छाल पहनना सीखे। पत्थरों के टुकड़ों से आग बनाना सीखा। कच्चे मांस को भूनकर खाना सीखा। तो ऐसे ऐसे करते करते विकास की एक एक सीढ़ी हम चढ़ते गए, और कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव बसाना शुरू किया। यहाँ तक की चीज़ें मैंने कल के वीडियो में पढ़ाई थी। आज मैं उससे आगे की चीज़ें आपको पढ़ा रही हूँ कि कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव का विकास शुरू कर दिया था। वे वहाँ पर खेती करने लगे, बीजों को डाल डाल के कुछ उगाना सीख गए, और पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करना सीख गए। वह खेती करने के लिए पत्थरों के औजार, विभिन्न प्रकार के लकड़ी, उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। तो ये सारी चीज़ें करके उन्होंने खेती करना सीख लिया। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भावों को व्यक्त किया। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि सबसे पहले चित्रों, आड़ी तिरछी लकीरों, रास्तों का पर्याय, मोड़ का। आज भी आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि आप जब सड़क के किनारे जाते हैं तो कहीं मोड़ आता है तो उसके किनारे बोर्ड पर एक निशान बना होता है। कहीं आपको सकरा रास्ता होता है तो उसका निशान बना। कहीं चलते चलाते अगर आपका स्कूल पढ़ने वाला है तो वहाँ एक नन्हे से बच्चे के चलने वाले कदम के साथ एक कदम बढ़ा हुआ एक चित्र बना होता है। तो इन छोटे छोटे चित्रों के माध्यम से, छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से लोगों ने ये पहचानना शुरू कर लिया था कि ये भाषा की एक मौखिक भाषा का एक स्वरूप कहना चाहिए, कि हमें ये पता लगने लगा था कि क्या विचार इनसे व्यक्त किया जा रहा। तो ये सब चीज़ें शुरू हो गई। फिर पशुओं, पक्षियों, आदमियों के चित्रों से, इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे से वृत्त के चौकोर की ओर किरणों का द्योतक खींचने पर वह सूर्य का प्रतीक हो जाता है। जैसे हम लोग अपने बचपन से ये देखते चले आ रहे थे कि अगर कहीं हमको सूर्य दिखाना है तो हम एक गोले के, ये हमने एक गोला मान लीजिए बना लिया,
तो हम उसके बीच बीच में लकीरें ऐसे खींच देते थे और हमको ये लगता था, ये हम लोगों ने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, छोटी कक्षाओं के बच्चे प्राय बनाते हैं। तो इस तरीके से पूरे गोले के चारों ओर बना के हम ये मानते थे कि ये सूर्य का प्रतीक हो गया है। सूर्य का प्रतीक बनाने के लिए हमें ऐसे निशान बनाने पड़ते हैं थे और उससे लोग समझ लेते थे कि भाव की अभिव्यक्ति हो जाती थी। तो इस तरीके से मैंने आपको इसीलिए छोटा सा चित्र बना के दिखा दिया कि कैसे रेखाओं के माध्यम से सूर्य प्रतीक रूप में बन जाता है। तो ये सूर्य का रूप मान लिया जाता था कि ये सूर्य है। तो इस तरीके से तमाम निशान होते थे कि उससे लोग समझने लगते थे और बाद में यही चित्र ताप और धूप का द्योतक हो गया। प्रारंभ में लोगों ने इसे सूर्य का प्रतीक माना। जब एक कोई प्राकृतिक दृश्य का चित्र बनाना रहता था तो आसमान में ऐसे बना के ये मनाया जाता था कि सूर्य बहुत तेज चमक रहा है। धीरे धीरे ये द्योतक बन गया कि बहुत तेज धूप का, प्रकाश का। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमारे संकेतों का विस्तार भाव हम तक पहुंचने लगा और हम उस चीज़ों को समझते गए। अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आ गए कि हम उन्हें देखते सुनते, सड़क के किनारे बोर्ड पर बने, विभिन्न प्रकार के पेड़ों पर लगे निशानों से धीरे धीरे मन और मस्तिष्क में ये सारी चीज़ें खुलना शुरू हो गई। हम पहचानने लगे, भाव समझने लगे और हमारी बात समझ में आने लगी। तब जाकर काफ़ी बाद में, उसके भी बहुत समय के बाद, बहुत समय तक हम लोगों ने चित्रों, लकीरों के माध्यम से, रेल की पटरी अगर कहीं होती है तो रेल की पटरी अगर होती है तो मैंने देखा है कि बोर्ड पर किनारे ऐसे करके बनी रहती है, निशान दिया जाता है कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है। तो इस तरीके से देखिए बात समझ में आ जाती है। कहीं मोड़ आता है तो इस तरीके का एरो बना दिया जाता है कि आगे के हिस्से पर आपके मोड़ आ रहा है। तो ये सब छोटे मोटे चिन्हों को मैंने देखा है, खुद से देखा है, आपने भी देखा होगा। और उसके बहुत समय के बाद लोगों को ये लगने लगा कि अब अक्षरों की बातों को, मुंह जबानी कही हुई बातों को अब सहेजने की भी आवश्यकता उन्हें महसूस होने लगी और धीरे धीरे एक एक अक्षरों की खोज होते होते, और उसका महत्व तो सबको पता चल ही गया। ये चल गया कि अगर हम बोली हुई बात, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, अगर आज ये टेक्नोलॉजी ना होती तो ये यहाँ रिकॉर्ड नहीं होती और मेरी कही हुई बातें बिल्कुल 2 पल के बाद लोग भूल जाते कि किस वर्ड के बाद, किस शब्द के बाद मैंने कौन सा शब्द प्रयोग किया था। लेकिन इसका तो प्रमाण हो गया टेक्नोलॉजी के कारण। ऐसे ही जब मौखिक भाषा को पुस्तकों के रूप में जाना जाने लगा तो वो जाके स्थायित्व रूप में प्रकट हो गई, यानी भाषा को एक स्थायी रूप मिल गया। तो अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6 साल हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुश्किल से 6000 साल ही हुए होंगे अभी इन अक्षरों की खोज के, कि अक्षर कैसे लोगों तक पहुँचे। अब है कि अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अब अक्षर ने मनुष्य को बहुत अधिक विकसित कर दिया। आदमी अपने विचार और हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। मैंने आपको बताया ही कि भाषा का स्थायी रूप तो यही है कि हम अपने विचारों को कहीं लिख कर रख लें। हम अपनी सोची चीज़ों को कविता रूप बना रहे हैं तो उसे लिख के रख लें। अगर अक्षर नहीं होते तो हम किन माध्यम से उस कविता को सहेज के रख पाते। कैसे लोग अपनी दैनंदिनी डायरी, डेली की डायरी लिखते, कैसे अपनी बात चिट्ठी लिखते, पत्र लिखते। हम अपने हृदय के भाव पत्र में लिखकर दूर कहीं भेज देते हैं।
तो कैसे लिखते अगर ये अक्षर ना होते। तो ये सोचने का विषय अवश्य है। तो उन्होंने कहा कि हम अपने विचार, अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगे और धीरे धीरे मानव जो था बहुत सभ्य कहा जाने लगा, क्योंकि पढ़ा लिखा होने लगा, अक्षर ज्ञान हो गया, उसे बोलना तो आने ही लगा था। जैसे ही वो आदिम अवस्था से निकलकर लोगों के वातावरण में मिला तो धीरे धीरे बोलना सीख गया। बोलने के पहले तो भाषा का भी ज्ञान नहीं था, आदिम अवस्थाएं की भाषा का कुछ पता नहीं होता था। जिन चीज़ों के लिए जो नामकरण रख करके अपने भावों को व्यक्त कर दिए। लेकिन धीरे धीरे ये स्थिति आई कि हर तरह से चीज़ों को लोग समझने लगे और लिखित भाषा का प्रयोग करने लगे। लिखित भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने ये माना कि हर तरह से हम सभ्य बनते चले गए और सभ्यता की सीढ़ी पर चढ़ते चले गए। तो इन्होंने कहा कि आदमी ने जब लिखना शुरू किया तो तब से इतिहास आरंभ हो गया। यानी आदमी जो था वो धीरे धीरे अपनी चीज़ों को लिखता गया। लिखते हुए अब हमने अपने जीवन की बातों को समेट कर लिख कर रखना सीख लिया था। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। अब उन्होंने कहा इतिहास तो बिल्कुल छुप जाता था, किसी को पता ही नहीं था कि वास्तव में इतिहास कैसे आगे बढ़ा, कैसे उसने सीखा, बातों को कैसे हम रखना शुरू किए। लेकिन जैसे जैसे हमारा अक्षर ज्ञान बढ़ा वैसे वैसे ही हमने ये जान लिया कि हम अपनी बातों को, अपने पूरी दुनिया में होने वाली चीज़ों को लिख कर समेट कर भी रख सकते थे। और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे इतिहास की रचना हो गई। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं, लेख लिखे हुए मिल जाते हैं। इस प्रकार इतिहास तो शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होने लगा, मानव उस धरती पर आए और आदिम अवस्था से हम सभ्यता के विकास की सीढ़ी की ओर चलने लगे, वैसे वैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ी। हमने अपने विचारों को रखने की, चीज़ों को सोचा और तभी से इन अक्षरों का एक तरीके से कहना चाहिए कि जन्म हुआ। और पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए, ये सारी चीज़ें अगर अक्षरों की खोज न होती तो कहीं किसी मिट्टी की सतह के नीचे दब कर कुचल कर खत्म हो जाते। अतः हम ये देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को भी न जान पाते। आज हम किसी भी चीज़ को न जान पाते कि वास्तव में इतिहास किसको कहते हैं। उतने समय में कौन राजा हुए, किसके बाद कौन राजा हुआ, कैसे वहाँ का राज्य था, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई, तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ों की जो जानकारी थी वो धीरे धीरे इन्हीं चीज़ों से हमें मिलती गई।
मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा और फिर आए दिन हमारे मन में जो विचार आते थे उन विचारों को हमने सहेजना सीख लिया। अक्षरों का ज्ञान होते ही हम उन्हें लिखकर रखने लगे। इस प्रकार एक पीढ़ी का ज्ञान का प्रयोग और इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी के लोग भी करने लगे। अब मौखिक ज्ञान जो था वो लिखित में परिणत हो गया और लिखित में परिणत होते ही वो स्थायी रूप प्राप्त कर लिया। मनुष्य चला जाता है, उसकी लिखी हुई चीज़ें रह जाती हैं। रामचरितमानस उठा के देख लीजिए, किस युग में तुलसीदास जी ने उसे लिखा और आज तक वो घर घर में है, तो वो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गए। हो सकता है हमारी आपकी तरह तुलसीदास जी को भी उस तरह सुविधाएं न रही हो, लेकिन उन्होंने कहीं से तो अक्षर ज्ञान प्राप्त किया, कहीं से तो व्यवस्था की, अपनी चीज़ों को जैसे भी लिखे और उसका परिणाम देखिए, आज रामचरितमानस घर घर में है। तो ये इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर बढ़ने लगती हैं, खोज करने लगते हैं लोग। और यही हुआ कि पिछले 6000 सालों में मानव ने अपनी जाति में विशेष प्रकार से तेजी से विकास किया। बहुत विकास हुआ उसका कि बढ़ते गए। यह महत्व है अक्षरों का। वास्तव में इसी को हम कहते हैं अक्षरों का महत्व। अगर अक्षरों का महत्व न होता तो हमारी मौखिक वाणी हमारे साथ ही कहीं चली जाती, हम अपनी किसी भी चीज़ को संभाल कर नहीं रख सकते थे। और उन्होंने बताया कि यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। लिपि का मतलब होता है लेखन चिन्ह। जिन चीज़ों को हम लेखन के रूप में प्रयोग करते हैं, जो हम वर्ण जिसको कहते हैं, वही हमारे लेखन चिन्ह हैं। उन्हीं के माध्यम से हम जानते हैं कि कैसे लिखा पढ़ा जाता है। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना भी जरूरी है। तो इसी तरह से देखा जाता है तो हमारे पास बहुत सारी भाषाएं होती हैं। हमारी हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है, देवनागरी से। देवनागरी हमारी इसकी लिपि है और लिपि के से हमारी हिंदी आई है। उसी तरह रोमन से अंग्रेजी, गुरमुखी से पंजाबी, फारसी से उर्दू। तो तमाम तरह से इन लिपि चिन्हों से ही धीरे धीरे अक्षर ज्ञान बढ़ा। लिपि चिन्ह वही हैं जो देवनागरी से हमें लिखने के लिए प्राप्त हुए। तो ये हुई हमारी अक्षरों की यात्रा, जिसमें कि यहाँ पर अक्षरों के महत्व को बताया गया है कि अक्षरों का क्या महत्व है। तो इस पाठ के प्रश्नों को तो आपने कर लिया होगा। इसमें कोई बहुत ऐसी चीज़ें मुझे नहीं दिख रही कि जो पुनः कराया जाए, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं। भाषा की बात मैं थोड़ा सा आपको करा देती हूँ। भाषा की बात में जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न है, अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि न हो। यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है, इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। अब देखिए यहाँ शब्द लिखा है। अब आपको मैं बता दूं कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पूर्व में पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे शब्द होता है सफल, अगर इसके पहले हमने लगा दिया अब ये उपसर्ग है।
ये आपका क्या है, उपसर्ग। अब इस उपसर्ग ने इस मूल शब्द के, ये मूल शब्द है, जैसे ही ये उपसर्ग इस मूल शब्द के साथ लगा, इसका अर्थ परिवर्तित हो गया। सफल मतलब सफलता, असफल मतलब सफल ना होना। तो इस एक ये शब्दांश ने, ये जो शब्द का अंश है छोटा सा उपसर्ग, ये यहां पर इसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। तो यही चीज यहां आपके अभ्यास कार्य में पूछा गया है कि जैसे मैं आपको बताऊं, शब्द है हार। देखिए ये एक शब्द है, इसके पहले मैं जोड़ दूं प्र, तो क्या बन गया, प्रहार। इसी हार के पहले मैं वी जोड़ दूं, तो क्या बन गया, विहार। इसी हार के पहले मैं उप जोड़ दूं, क्या बन गया, उपहार। तो देखिए मूल शब्द सबका हार ही है, सारे के मूल शब्द हार हैं, लेकिन सबके पहले उपसर्ग अलग है। इसमें देखिए प्र उपसर्ग है, इसमें वी उपसर्ग है, इसमें उप उपसर्ग है। इन उपसर्गों ने इसके अर्थ को बदल दिया पूरी तरीके से। प्रहार किसी को के ऊपर मारना, विहार घूमना, उपहार कोई आपको कोई चीज दे, वो उपहार हो गया। तो इस हार मूल शब्द के अलग अलग उपसर्गों के जुड़ने पर अलग अलग अर्थ बनते गए। तो ये हुआ उपसर्ग। ये मैंने इसलिए आपको समझा दिया। मैंने देखा कि भाषा में एक अच्छा प्रश्न है जो आपको प्रायः पूछा जा सकता है, तो मैंने उसे आपको समझा दिया। अब मैं आगे देखती हूँ कि उसमें और क्या आपको बताने लायक चीजें हैं। इसके बाद जैसे अ प्लस सफल, अब ये आपका मूल शब्द है, ये आपका मूल शब्द है और इधर आपका उपसर्ग हो गया, ये उपसर्ग हो गया। तो मैंने ये प्लस करके यहां आप बराबर करके अपने पास जो शब्द लिखा है उसको फिर से लिख सकते हैं। तो ये हो गया। दूसरा है अ प्लस दृश्य, अदृश्य। फिर तीसरा है अन प्लस उचित, अनुचित। फिर अगला है अन प्लस आवश्यक, अनावश्यक हो गया। फिर इसके बाद का है अ प्लस परिचित, अपरिचित हो गया। फिर है अनिच्छा, अन प्लस इच्छा हो गया आपका अनिच्छा। तो इधर का सारा उपसर्ग हो गया, इधर वाला सारा मूल शब्द हो गया, और जो पुस्तक में आपके लिखा उसको आप इधर लिख लीजिए। तो आपको इस समझ में आ जाएगा कि कैसे मूल शब्द और उपसर्ग को अलग किया जाता है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद के जो प्रश्न हैं, इन वाक्यों में रेखांकित अंश, जो दूसरा वाला नीचे का प्रश्न है मैं उसको थोड़ा पढ़ रही हूं। वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं, पर कभी कभी ये विशेषण का काम करती हैं। अब जैसे 10,000 साल पहले आदमी ने गांव बसाना शुरू किया। अब 10,000 साल जो शब्द है ये विशेषता बताने लगा, 10,000 साल पहले की बात कर रहा, तो ये विशेषता हो गई थी, यहां पर ये विशेषण बन गया, संख्या संज्ञा होते हुए भी। तो यहां पर भी
आपको प्रश्न दिया गया है कि 3 जग पानी 1 किलो चीनी, यहाँ रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण हैं क्योंकि इनका संबंध माप तौल से है। अब आगे लिखे हुए को पढ़ो। खाली स्थान के बॉक्स में माप तौल संबंधी उचित शब्द को छांट कर लिखे। तो मैं इसको भी कर देती हूँ। अब आपने इसको भी उतार लिया होगा, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है आपको, मैं इधर ही लिख देती हूँ। इसके बाद का जो शब्द है वो है, जैसे बीच में आपको भरना है, एक है 3, फिर क्या भरोगे, कटोरी। तो बीच वाले शब्द को मैं बाद में रेखांकित कर दूंगी, कटोरी खीर। अब ये हो गया आपका परिमाणवाचक विशेषण। फिर है 6 मीटर कपड़ा। फिर है 2, यहाँ है प्याला, 2 प्याला कॉफी। तो ये हो गया आपका। फिर अगला है 1 लीटर दूध। तो ये हो गया। फिर है 2 एकड़ जमीन। तो सारा मैं रेखांकित करती जा रही हूँ जो उसमें खाली जगह पे भरना है। अगर आपने नहीं भरा है तो आप इसको भर लीजिए। फिर 1 ट्रक रेत बालू। तो इसका माप तौल ट्रक के हिसाब से होती है कि 1 ट्रक गाड़ी, 1 गाड़ी रेत। तो इसीलिए यहाँ पर एक ट्रक भी जो है वो माप तौल का काम कर रहा है। फिर अगला है 5 किलो बाजरा। फिर अगला है 3 चम्मच तेल। तो 3, अब देखिए चम्मच भी एक नाप बन गया है। चम्मच ट्रक यहाँ पर माप तौल का काम कर रहा है। हालांकि ये वस्तु है, ये सवारी है, ये वस्तु है, लेकिन यहाँ पर माप तौल का काम कर रहा है। तो यहाँ पर इसने ये सारे जो होते हैं वो क्या बन जाते हैं, आपके परिमाणवाचक विशेषण बन जा रहे हैं। तो ये प्रश्न भी मैंने आपको बोर्ड पर करा दिया। फिर उसके बाद कुछ निशान देखिए नीचे बने हैं आपको। दौड़ते हुए बच्चे का ये स्कूल है, पता लगता है। कहीं गोल चौराहा होता है तो किस तरह से निशान बने होते हैं, कहीं टर्न होता है। देखिए यहाँ बच्चे के दौड़ते हुए निशान बने हुए हैं कि उसका जो कदम है वो ऐसे आगे की ओर बढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये लगता है और पीछे की ओर बढ़ा है, तो ये कदम से लगता है कि स्कूल है। फिर जहाँ पर ऐसे चौराहा बना है, मतलब ये गोल जो है चौराहे के लिए आ रहा है। फिर जहाँ टर्न है वहाँ ऐसे बना है, जहाँ जैसा टर्न है। तो इस तरीके से निशान बना करके यहाँ ये दिखाया गया है कि चिन्हों के माध्यम से कैसे चीजें जो होती हैं समझ में आ जाती हैं। पुराने जमाने में प्रचलन में अक्षरों का भी बदलाव हो गया है। बहुत तरीके से अक्षर जो लिखे जाते थे वो नहीं। पहले का मुझे याद आता है कि झ जो लिखा जाता था ऐसे होता था, आज हम ऐसे लिखते हैं, ये लिखते हैं। ये चला गया प्रचलन। पुराने जमाने में अ लिखने के लिए मैंने देखा है कि ऐसे लिखा जाता था अ, ये अ होता था। तो इस तरीके से भी मैंने अक्षर देखे हैं दादी नानी को लिखते हुए। तो ये सब प्रचलन में आज बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे
जो अक्षरों में कुछ अक्षर जो कठिन होते हैं, जिनमें बदलाव होता है। आज रुपया लिखने के लिए देखिए कैसा प्रयोग होने लगा है, चिन्ह कैसे बदलते जाते हैं। रुपया लिखने के लिए हम कैसे प्रयोग करते हैं, हम ऐसे र बनाते हैं और ऐसे करके। अब देखिए प्रचलन में आ गया है, पहले ऐसा नहीं था। पहले कुछ लोग रुपया लिखना है 50 रुपए तो हम ऐसे बना देते थे, अब ऐसे लिखते हैं। तो बदलाव आता रहता है, चिन्हों के बदलाव होते रहते हैं, चीजें समय समय के परिवर्तन होती रहती हैं। अक्षरों का भी ऐसे ही परिवर्तन होता रहता है कि हमने समय समय पर कैसे सीखा। प्रारंभ में हमें सीखना आ गया, हम अक्षरों का महत्व समझ गए, चीज़ों को सहेज के रखना सीख गए, तो हम विकसित होने लगे। और जैसे जैसे हम विकसित होते गए, बढ़ते गए आगे, हमारे पास चीज़ें आती गई, ज्ञान बढ़ता गया, पढ़े लिखे लोग होने लगे। गुरुकुल में पढ़ते थे चीज़ों को, और भी वहाँ से सीख सीख करके चीज़ें लेखन में आई। लेखन से फिर भोजपत्रों पे लिखा जाता था, पेड़ की छालों पर लिखा जाता था, और धीरे धीरे देखिए आज किस तरीके से हम कागज़ के से भी दूर हट करके टेक्नोलॉजी बेस पढ़ाई कर रहे हैं। कंप्यूटर पे लिखना, सारे डाटा इकट्ठा करना, सारी चीज़ों को वहीं समेटना, फाइल बनाना, जो पहले घरों में होती थी आज वो हम अपने मोबाइल और अपने लैपटॉप और अपने टैबलेट में समेट के रख रहे हैं। तो विकास की ये सीढ़ी है। जैसे जैसे हमें आवश्यकता लगी, जैसे जैसे हमारे पास ज्ञान का भंडार बढ़ने लगा, पढ़े लिखे लोग होने लगे, शोध कार्य होने लगे, तो चीज़ों में बदलाव आता गया। किसी जमाने में लोग क लिखना नहीं जानते रहे होंगे, देवनागरी लिपि आई होगी तो लिपि ज्ञान बढ़ा होगा। फिर उसके बाद अक्षरों से पढ़ाई लिखाई कम होती थी, इसीलिए प्रारंभ में आपके अगर दादा नाना की बात करिए तो कोई 5 तक पढ़े होते थे, न सुविधाएं थी, न ज्ञान था, न पढ़ाने वाले थे। लेकिन आज देखिए हर बच्चा शिक्षित है, हर बच्चे को कंप्यूटर और लैपटॉप लेके मोबाइल चलाना आता है, चीज़ें जानते हैं। तो ये हुई दुनिया की प्रगति, इसे हम प्रगति कहते हैं। तो चीज़ें ऐसे जो होती हैं धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं, और हमने इसी माध्यम से तमाम चीज़ों की चर्चा कर ली कि एक अक्षरों के महत्व ने मनुष्य को कहाँ से कहाँ तक की सीढ़ी चढ़ा दी, और हम विकास की सीढ़ी चढ़ना शुरू किए तो आज तक चढ़ते ही जा रहे हैं। ज्ञान का कोई अंत नहीं होता, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, जितना ज्ञान लेंगे उतना बढ़ता जाएगा, और सीखने का भी कोई अंत नहीं होता, कोई उम्र नहीं होती। तो आज मैंने आपको पाठ 5 अक्षरों का महत्व जो पाठ था उसको मैंने समझाया। उसके भाषा के जो प्रश्न मुझे ऐसे लगे कि आपके लिए ज़्यादा जानकारी के हैं, उसको मैंने बोर्ड पर लिख के करा दिया है। अगर आपने नहीं किया है तो आप उसे कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है ऐसे प्रश्न। तो आज के इस पाठ को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।